कर रहे हैं हैदर, आज का लोग। राहुल गांधी कोई पहली बार गिरफ्तार नहीं हुए। राहुल गांधी के साथ ये पहली बार सुलूक नहीं हुआ, ना प्रियंका के साथ ये पहली बार सुलूक हुआ है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी के साथ जब पहले ये सुलूक हुए तब वो अपोजिशन लीडर नहीं थे, अब वो अपोजिशन लीडर हैं और मौजूदा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना, उसके एसओपीज क्या हैं, भारतीय कवानीन के अंदर क्या मौजूद है, और उस गिरफ्तारी के बाद बतौर अपोजिशन लीडर वो इसका माइलेज किस हद तक उठा सकते हैं कानूनी एतबार से, सियासी एतबार से और मुस्तकबिल के एतबार से। और अगर हम कोई ज्वाइंट वेंचर मुस्तकबिल के अंदर सीजेपी का और कांग्रेस का देखें तो वो किस शक्ल के अंदर हो सकता है? अच्छा यार सर, इसमें पहली चीज तो टाइमिंग। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया ना कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स सड़कों पर नहीं है, भारत की यूथ सड़कों पर नहीं है, फार्मर्स भी सड़कों पर हैं और वो किसी भी वक्त नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। और फार्मर्स का आखिरी जो प्रोटेस्ट था वो आपको बिल्कुल याद होगा, जिसमें लाल किले पर खालिस्तान का परचम तक उन्होंने लहरा दिया था। और इस वक्त इंडियन पंजाब में भी सिचुएशन की बहुत अच्छी नहीं है, बीजेपी के फेवर में नहीं है, तो वो वहां पर भी प्रॉब्लम्स है। तो राहुल गांधी को इससे काफी पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, उनको इस चीज का अंदाजा है। इसीलिए कल जिस वक्त उनको इनिशियली कहा गया कि आप यहां से उठे तो उन्होंने इनकार किया। और फिर जो ड्रामा वहां पर हुआ, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पर इनिशियली तशद्दुद किया गया, वो जो उनके नाक से खून निकल रहा है, कांग्रेस बार बार अब इन चीजों को शेयर कर रही है, लोगों के जज्बात को मजीद जो है वो हवा दी जा रही है मोदी के खिलाफ। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है इंडियन गवर्नमेंट में। अभी क्या हुआ है कि लोकसभा में जो सेशन था अब से कुछ देर पहले, जो मैंने वहां पे माहौल देखा, वहां पर बहुत गर्मा गर्मी है। ऑपोजिशन के जितने लोग हैं वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डल चुका है। और ये प्रेशर सिर्फ यहाँ इन चीजों का नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले उनसे सवाल करते रहे हैं, इस टर्म से पहले भी, कि जब आपने क्लेम किया इंडिया ने कि उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उन्होंने इतने टेरर कैंप्स तबाह किए हैं, वो उस दिन से सवाल करें कि भाई उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है आपके पास। तो भारत उसको आप प्रूफ नहीं दे सका। पुलवामा का जब वाकया हुआ तो उसमें सीआरपीएफ के जो 40 लोग मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मरवाए, राहुल ने उसके ऊपर भी पूछा कि भाई तुम पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हो, डू यू हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके ऊपर मोदी खामोश था, तो उन्होंने उल्टा राहुल गांधी को आईएसआई का एजेंट कह दिया कि ये आईएसआई के एजेंट हैं। तो फिर आपको याद होगा जिस वक्त सत्यपाल मलिक, जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और राहुल गांधी से एक मुलाकात की, तो राहुल गांधी ने उनको इंटरव्यू किया, उसमें सवाल पूछा उन्होंने पुलवामा से मुतालिक। तो सत्यपाल मलिक, जिनको बीजेपी ने इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट किया था, जिस वक्त कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इंडिया ने खत्म किया, उस वक्त वो गवर्नर थे, उनके सिग्नेचर्स के बाद वो स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। उस शख्स ने ये कहा कि पुलवामा का वाकया जो है ये मोदी ने प्लान किया था, ये उसका फॉल्स फ्लैग है। और यासिर, मेरे प्रोग्राम में उन्हीं सत्यपाल मलिक ने ये कहा था कि ये मोदी इक्तदार के लिए किसी भी शख्स का कत्ल करवा सकता है। तो राहुल गांधी जो है वो सवाल पूछते रहे हैं माजी में भी, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनके उसके ऊपर उनको उस तरीके से जवाब नहीं दे सकी। अभी ये जो मामला है इसमें यूथ भी जो है वो चार्ज्ड है, और उन्होंने अपने वो जो खामोशी के बुत थे वो तोड़ दिए। जो डर खौफ की फिजा 11-12 साल से इन्होंने बना के रखी थी कि जो शख्स मोदी की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करे उसको गद्दार कह दो, किसी को पाकिस्तान का एजेंट है, ये नेपाल का एजेंट है, ये बांग्लादेश का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है। तो उन लोगों ने अब मिलकर ये फैसला किया कि जनाब अब बस बहुत हो गया, इस घटिया शैतान से जान छुड़वानी है। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अच्छा, स्टूडेंट्स ऑलरेडी जंतर मंतर पर चार्ज थे। एक सवाल हैदर, ये कि किसानों के आपने गुज़श्ता एहतजाज का तज़किरा किया, तो जब गुज़श्ता एहतजाज था तो दिल्ली हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि इन्हें थका थका कर मारा जाए, या इनके एहतजाज की नौइयत को तब्दील किया जाए। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर वो बैठे रहे, जिस तरीके से वो अपने ट्रैक्टर्स लेके आए, या जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक पूरी बस्ती बसाई, वो पूरा का पूरा ख़ानदान आया था। तो जो पूरा का पूरा ख़ानदान आया हुआ था, उन्होंने जिस तरीके से यलगार की, वो मंजरनामा और था। अब की बात सीजेपी को किस तरीके से टैकल किया जाएगा। ये नौजवान हैं, ये उन किसानों की तरह नहीं है, उन खानदानों की तरह नहीं है जो अपना सारा खाने पीने का सामान साथ लेके अपने घर से एक मिशन के लिए निकले हों। ये जवान खून है, ये किस हद तक इंतज़ार कर पाएगा, पहला सवाल ये। और अगर ये इंतज़ार नहीं करता तो फिर यलगार किस सूरत की होगी, दूसरा सवाल ये। और अगर इन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, तो फिर नताइज क्या निकलेंगे, तीसरा सवाल ये। अच्छा यासिर, पहली बात तो ये कि सीजेपी को इन्होंने जिस तरीके से क्रैश करने की कोशिश की परसों,
जिस तरह तशद्दुद किया गया, आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, लाठियां बरसाई गई, हवाई फायरिंग की गई, इनको डराने धमकाने की कोशिश की और कई स्टूडेंट्स जख्मी हुए। उससे मोदी गवर्नमेंट को शायद ये लगता था कि माजी में भी इनका प्रोटेस्ट बड़ा छोटा था, इस दफा नंबर्स ज्यादा है, तो शायद ये लोग जो है वो बिखर जाएंगे और उसके बाद ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हुआ ये कि जब लाठीचार्ज शुरू हुआ, शेल्स फेंकना शुरू हुए, तो वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो यूथ भारत की जिन्होंने तब तक कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं किया था, वो लोग भी सड़कों पर आ गए। उससे हालात ज्यादा खराब हुए और अब सिचुएशन ये है कि ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई जिस अंदाज में उन्होंने टैकल किया। अब अगर ये दोबारा ऐसा करेंगे, देखिए अब इसके अंदर कांग्रेस भी आ गई। राहुल गांधी की अरेस्ट के बाद कांग्रेस के लोग भी चार्ज हैं, आम आदमी के लोग भी, आम आदमी पार्टी के लोग भी अरेस्ट हुए, वो लोग भी चार्ज है और नई दिल्ली के अंदर उनकी बड़ी जो है वो प्रेजेंस है आम आदमी पार्टी की। तो अब ये जो सिलसिला इस मर्तबा ये नई दिल्ली की हद तक महदूद नहीं रहा। कल हिमाचल में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, इसके अलावा और भी भारत के दीगर बड़े शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए। लेकिन वहां लेकिन पे भी लोगों ने धरने हैदर दिए। हकीकत पसंदाना हो के जरा आपके, अभी अगर तादाद देखें आप दिल्ली में मौजूद सीजेपी के इन लोगों की कितनी होगी? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कर लें, मैं बहुत बड़ी तादाद बता रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है, आपने जिन शहरों का तज़किरा किया कि वहां पर भी एहतजाज हुए, मजमूई तौर पे कितने लोग निकले होंगे? 10 लाख। 1.25 अरब की आबादी है भारत की। क्या इसको बुनियाद बना के ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय हुकूमत का तख्ता पलट सकती है, या फिर आप ये समझते हैं कि ये नुक्ता इब्तदा है और इसके साथ दूसरी तहरीकें मिल रही हैं, दूसरी तहरीकें मिलती जाएंगी तो इसका पैमाना इस हद तक बढ़ जाएगा कि दिल्ली हुकूमत उससे बरसरे पैकार नहीं हो सकती? यासर, मैं आपकी बात दुरुस्त है, एक तो इतना नंबर बिल्कुल वहां पर नहीं था लोगों का, लेकिन जो बात है ये चीजें इंस्टिगेट करेगी, ये इब्तदा है। हम्म, जो हमने गुज़िश्ता साल शिकस्त दी थी उसके बाद से चीजें शुरू हुई हैं। वहां पर हमने तो भारत को शिकस्त दी, वहां पर उन लोगों ने जो है वो खामोशी के बुत तोड़ दिए जो 11-12 साल से खामोश थे, जो चाहते थे कि मोदी की पॉलिसीज पर को क्रिटिसाइज करें लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो वहां से इब्तदा हो चुकी है। लेटर ऑन अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से वहां की यूथ मोबिलाइज हुई है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये छोटे नंबर्स में उनको जो है वो वहां पे उनकी फॉलोइंग नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक फॉलोइंग जो है वो इतनी मैटर नहीं करती, ग्राउंड प्रेजेंस मैटर करती है। तो अब जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं प्रोटेस्ट को और मुनज्जम अंदाज में कर रहे हैं, ये मुश्किलात में इजाफा हो रहा है मोदी हुकूमत के। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सीजेपी की इस तहरीक के बाद जो है वो मोदी हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। हाँ, 1-2 वज़रा के इस्तीफे जरूर आ सकते हैं, लेकिन वहां से चीजें इनिशिएट हो जाएंगी और मोदी का जो ये 12 साल का इक्तदार है भारत में, ये अब यकीनी तौर पर अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। क्योंकि अब हर सेन इंडियन ये समझता है कि भारत को सबसे ज्यादा नुकसान इस 12 साला मोदी हुकूमत ने दिया है। भारत में इस वक्त शदीद तकसीम पैदा हो चुकी है। सिर्फ जाहिल भारतीयों का तबका इस वक्त बीजेपी के साथ खड़ा है। जो सेन इंडियंस हैं वो इस वक्त जो है वो बीजेपी के खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि यहां पर एक चेंज आना चाहिए और एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। ये नफरत की सियासत, पाकिस्तान के खिलाफ एक सियासी बयानिया बनाना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना, अपने लोगों को मरवा कर उनके जो है वो नाम पर इलेक्शंस के अंदर वोट लेना, तो अब लोग उकता गए हैं भारत के इससे। वो चाहते हैं कि इसमें एक चेंज आए। मैं समझता हूं कि ये आगाज है और आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत एज ऑफ नाउ जिस फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन में दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि ये अगर इसी तर्ज पर चलते रहे तो इनकी प्रॉब्लम्स में मजीद इजाफा होगा और इसी तरह ये अपने इक्तदार को इख्तिताम की तरफ ये खुद लेकर जाएंगे इन हरकतों के साथ। अच्छा, दूसरी अगर सूरत हाल देखें जो ज़्यादा तशवीशनाक दिखाई देती है मोदी हुकूमत के लिए, वो किसानों का एहतजाज है। किसान अगर आएंगे तो उनको टैकल करने के लिए वही पुलिस है, वही सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनकी ट्रेनिंग एक तरह की है कि किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से थकाना है, किस तरीके से यलगार करनी है, किस तरीके से इनको इंस्टिगेट करना है या किस तरीके से इनको मुंतशिर करना है। ये तो उनकी पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंटल है। लेकिन किसानों ने पिछली बार की निस्बत अपने हिफाजती इकदाम तब्दील किए होंगे, अपनी प्लानिंग तब्दील की होगी। अभी अगर इस अरसे के दौरान देखें उस किसानों के एहतजाज से लेके बाद तक, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं जो बहुत तेज़ी से प्रिवेल कर रही है भारत के अंदर,
कि अगर आप भारतीय सिंगर्स को देखना शुरू करें, सिद्धू मूसेवाला ने अपना एक नाम बनाया और उस नाम के बाद उनकी फैन फॉलोइंग के तौर पे बहुत से पंजाबी जो सिंगर्स हैं वो उठे। लेकिन मैं हैरत ज़दा हूं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर कई ऐसे नामवर सिंगर और एक्टर्स जो मौजूद हैं, जिनका करियर बहुत अच्छा है, जो हिंदी मूवीज़ के अंदर भी अपने आप को अपेयर कर रहे हैं और वहाँ पे भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको मजबूत कर रहे हैं, वो ये जो बिलखुसूस खालिस्तान मूवमेंट है या वो सिखों का एक जो नज़रियाती इख्तलाफ पाया जा रहा है मोदी हुकूमत से, वो उस पैराए के ऊपर चल रहे हैं। यानी मैं मिसाल देता हूँ, दिलजीत दोसांझ के अगर आप आजकल कॉन्सर्ट देखें ना, और उनके अगर आप गाने देखें या उनकी शमूलियत या उनके साथ फिरने वाले लोग या उनकी मकबूलियत किस तबके के अंदर जा रही है, वो ज़्यादातर खालिस्तान वाले लोगों के अंदर जा रही है। फिर एक और नाम है, आपने काका के गाने सुने होंगे। काका के अगर आप गाने 3-4 साल पहले के उठा के देखें तो वो अपनी ज़ात का रोना उन गानों के अंदर रो रहे थे। लेकिन पिछले कोई 1-1.5 साल के अंदर पै दर पे उनके 3 से 4 गाने ऐसे आए हैं जो पूरे सिस्टम को ललकार रहे हैं और सिस्टम के साथ साथ मजहबी जो नजरियात हैं उनको भी ललकार रहे हैं और बबांगे दोहल ललकार रहे हैं। और मैं हैरत ज़दा था कि एक शख्स जिसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और उसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है, वो क्यों खुद को उस तबके के अंदर लेके जाना चाह रहा है कि जिस तबके के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। इसी तरह दीगर और कुछ सिंगर्स हैं जो इस वक्त नई पौध के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो उनकी भी कुछ इस तरह के गाने जो है वो परवान चढ़ रहे हैं, जो सिस्टम को ललकारते हों और सिखों को जो है मजबूत करते हों। तो अब की बार सिखों की प्लानिंग किस हद तक तब्दील दिखाई देती है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उसकी पजीराई कैसी होगी? अच्छा, यहाँ सिर्फ सिखों के ऊपर भारतीय हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद की एक बड़ी लंबी दास्तान है। 1984 में जो कुछ हुआ और 84 ऑनवर्ड्स जो कुछ होता रहा है, आप खुद सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो सिख जो हैं, वो अर्ली 1980s से उनके अंदर ये जज़्बात थे, वो ये समझते थे कि जो भी भारत के अंदर हुकूमत में आया, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, उन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है सिखों को। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाय द वे सिखों को कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दी गई। उनकी बड़े लंबे अरसे से यही जंग भी है उनसे कि भाई आप हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी दो, हम हिंदूज नहीं हैं, हम लोग सिख हैं और सिख एक अलग मजहब है। तो ये एक मसला है। सेकेंडली देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो इंडिकेट की चीजें, जो कुछ काका या दिलजीत दोसांझ या दीगर इंडियन सिख सिंगर्स जो कर रहे हैं, वो अब सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उनको हाईलाइट करें। मैंने आपको कहा कि पहले खौफ था, डर था। जो शख्स मोदी के खिलाफ बात करता था, ये अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये इस जैसे एंकर्स जो हैं ये चढ़ दौड़ते थे और रोजाना रात को फिर यही बहस होती थी कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तानी है, ये आईएसआई इसको फंड करता है, ये चाहते हैं कि इनकी फिल्में पाकिस्तान में देखी जाएं, ये इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के इल्जामात लगाए जाते थे, जिससे ग्रेजुअली इस तरह की आवाजें उठना कम हो गई। तो अब क्या है, इस कदर जुल्म हो गया है वहां पर कि अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम अब किसी चीज के ऊपर अब खामोश नहीं बैठ सकते, उसको हाईलाइट करना। और गुज़िश्ता 1-1.5 बरस से इन चीजों में इजाफा हुआ है। आपने सतलुज मूवी जो दिलजीत दोसांझ की थी, उसके साथ जो कुछ इन्होंने किया, कितनी दफा उसको जो है उसके अंदर कट्स 120 से ज्यादा लगवाए गए। फिर उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के 48 घंटों के अंदर उसको उतार दिया गया। लेकिन उसको उतारने के बाद जो कुछ हुआ, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिल्म देखी जा रही थी। इवन इंडिया के अंदर छोटे छोटे देहातों के अंदर उन्होंने स्क्रीनिंग करके वो फिल्में दिखाई और जो उसके अंदर चीजें दिखाई गई हैं वो क्लियरली बता रही कि किस तरीके से भारतीय हुकूमत सिखों को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ये जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त खिलाफ है मोदी हुकूमत के और किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं समझता हूं, क्योंकि खालिस्तान तहरीक इंडियन पंजाब में भी बहुत जोर पकड़ रही है। और ये जो किसान आए हैं, आपने गुज़िश्ता इनके प्रोटेस्ट में भी देखा, तब भी खालिस्तान का झंडा लाल किले पर लहराया गया था। वो भी इंडिकेट करता है कि ये लोग खुश नहीं है भारत के साथ, वो चाहते हैं कि उनको एक अलग मुल्क, अलग पहचान दी जाए। अभी भी ये जो फैक्टर है, ये उनके अभी निकले तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए है, लेकिन एक फैक्टर जिसने उनको इंस्टिगेट किया वो ये भी है कि भारतीय हुकूमत उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनको आइडेंटिटी नहीं दे रही, उनको उनके हकूक जो है उनको स्नब किया जा रहा है, आगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं जो है वो पैदा की जा रही। इवन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो सिख हैं, सिर्फ वो सिख जो मोदी की पॉलिसी के साथ अलाइंड है,
उनको जो है वो आगे प्रमोट किया जाता है, जिस तरह अमरप्रीत सिंह भारतीय फिजाइया का जो सरबराह है। अदरवाइज मोस्टली जो सिख ऑफिसर्स हैं उनको मेन किसी पोस्ट पर आने नहीं दिया जाता, क्योंकि भारत के अंदर हमेशा से ये खौफ रहा है, बिलखसूस 1980s ऑनवर्ड्स, कि सिख जो है ये किसी भी वक्त जो है भारत के खिलाफ, भारतीय अफवाज के खिलाफ बगावत ना कर दें। तो जो फार्मर्स निकले हैं वो पहले से ज्यादा चार्ज हैं। अभी जो है वो शंभू का जो इलाका है, जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर ठीक ठाक इनका क्लैश हुआ है पुलिस अथॉरिटीज के साथ। और अभी आगे भी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि अगर किसान इन्हीं हालात के अंदर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहां पर नई दिल्ली में जो हुकूमत है इस वक्त, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी और ये अच्छा, बहुत बड़ा ठीक। प्रेशर होगा। जब ये क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ेंगी तो पंजाब जिस में तरीके इलेक्शन से हैदर एक आपने ये आखिरी बात की कि पंजाब अपोजिशन मेरा एक आखिरी पॉइंट है यहाँ जी पंजाब में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो उन इलेक्शंस के हवाले से भी मोदी हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इंडियन पंजाब के अंदर वो अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग करे बीजेपी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उनको कमजोर करेगी। अब देखते हैं कि इसमें वो उनको किस तरीके से ट्रीट करता है। अगर तशद्दुद किया जाएगा जिस तरीके से अभी शंभू बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ेगी मोदी गवर्नमेंट के लिए।